बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 39। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में। Although this जॉन्डिस topic is more related to the internal medicine, but we will discuss here. तो जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस क्या है? Yes, yellowish of the skin, sclera, mucous membrane, interstitial fluid. What is the difference between icterus and jaundice? icterus and jaundice में क्या फर्क है? icterus दोनों एक है? नो। अच्छा, पहले jaundice क्या है? तो yellowish of the skin, yellowing of the skin, sclera, mucous membrane, and interstitial fluid. Interstitial fluid. अब ये होता क्या है? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, पहले ये येलोविश कलर आते हैं किस चीज़ पे? स्क्लेरा पे, बिकॉज स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट। दूसरा, इसमें इस तरह मॉलिक्यूल है जो अट्रैक्ट कर देते हैं बिलिरुबिन को, तो इस वजह से द जॉन्डिस सिम्पटम विल फर्स्ट अकर ऑन द स्क्लेरा। तो ये बात ये इम्पोर्टेंट है। स्क्लेरा पे पहले क्या होते हैं? एक तो ये वाइट पार्ट है, दूसरा इसमें इस तरह मॉलिक्यूल है जो वो अट्रैक्ट कर देते हैं इस बिलिरुबिन को। और ये बिलिरुबिन है क्या? बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन ये प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। एक बात, आरबीसी की ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन बनते हैं। और दूसरी बात, इसके लिए ये हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक। हाउ मच बिलिरुबिन प्रोड्यूस पर डे? पर डे 0.2 से लेकर 0.2 टू 0.3 ग्राम पर ग्राम बिलिरुबिन is produced पर डे। बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू कितने हैं? 0 पॉइंट नॉर्मल वैल्यू इसकी है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल है तो ये नॉर्मल है। 1.2 से जब ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो रिलेटेड टर्म विद द बिलिरुबिन, इसकी टेस्ट कर लें। related term with bilirubin। हाइपर बिलिरुबिनीमिया क्या है? हाइपर
रूबिनीमिया। हाइपर का मतलब है हाई, तो हाई लेवल या इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, तो उसको हम कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ईमिया का मतलब है ब्लड, तो ब्लड में बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा हो तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया। नॉर्मल वैल्यू 0.2 से 1.2 तक है, अगर 1.2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो इसमें लिख रहे इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, और तब हम इसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहेंगे जब 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये एवरी हाइपर बिलिरुबिनीमिया इज नॉट जॉन्डिस। सिंपल है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया को हम जॉन्डिस नहीं कह सकते। जॉन्डिस हम तब कहेंगे जॉन्डिस when a hyper bilirubinemia cause yellowing of sclera, skin, interstitial fluid और म्यूकस मेम्ब्रेन। जब इसकी येलोइश हो जाए, येलोइंग ऑफ द स्किन, स्क्लेरा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो फिर हम उसे जॉन्डिस कहेंगे। अब ये तब होता है जब ज़्यादातर 2.5 से मिलीग्राम से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फिर ये जॉन्डिस कराता है। तीसरा हमारे पास है एक्टेरस। Most of the students confused with the icterus and jaundice, they are same terms, but icterus is just the yellowing of the sclera। सिर्फ स्क्लेरा की येलोइश को icterus कहते हैं। तो yellowing of the sclera। एक है एक्टेरस, एक है कर्नेक्ट्रेस। कर्न का मतलब है न्यूक्लियस और एक्ट्रेस का मतलब है हाई लेवल ऑफ द बिलिरुबिन। तो जब बिलिरुबिन कर्नेक्टर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाए, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे, तो उसको कर्नेक्टरस न्यूक्लियस हमारे पास ब्रेन में होती है तो वो न्यूक्लियस को डैमेज कर देते हैं, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। और कर्नेक्टरस बच्चों में होती है कि उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो इमेच्योर होती है, अडल्ट में वो मेच्योर होती है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, फोर्थ नंबर जो है वो है कोलिस्टेसिस। व्हाट इज कोलिस्टेसिस? कोलिसिस्टाइटिस, गलब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, तो इट इज कोली, द वर्ड इज रिलेटेड टू द बाइल, तो इम्पेयर्ड फ्लो ऑफ द बाइल को कोलिस्टेसिस कहते हैं। स्टेसिस का मतलब है स्टॉप, एक जगह पे रुकना, तो कोली बाइल जब एक जगह पे हो और उसकी फ्लो नहीं होती तो उसको कहते हैं कोलिस्टेसिस। तो इसमें लिख ले एम्पियर फ्लो ऑफ द बाइल। सिंपल है। अच्छा, इसके पीछे तो एक्टेरस में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं जॉन्डिस में, और एक्टेरस में सिर्फ येलोइंग ऑफ द स्क्लेरा।
or first symptom appear on the sclera. अच्छा, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द बिलिरुबिन, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बिलिरुबिन। आरबीसी कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में। तो ये हमारे पास क्या है? बोन मैरो, बोन मैरो। और यहाँ पे बनते हैं आरबीसी। वियर आरबीसी मैच्योर, बोन मैरो में मैच्योर ही होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाए तो फिर ये आते हैं कहाँ पे? सर्कुलेशन में। ये सर्कुलेशन में आते हैं और सर्कुलेशन में ये 120 डेज इसकी लाइफ स्पेन होती है। एवरेज लाइफ स्पेन 121 डेज भी हो सकते हैं, 190, ठीक है, इस तरह हो सकते हैं। बिकॉज, और इसकी वजह क्या है? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके जो इंकायरिन स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है तो वो डीनेचर होते हैं, तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब सर्कुलेशन में इसकी ये 120 डेज पूरा हो जाए तो फिर उसकी इलास्टिसिटी, इसकी मेम्ब्रेन लूज होगी। मेम्ब्रेन क्या होगी? लूज। तो इसकी वजह से स्टक इन, कहाँ पे स्टक होगी? स्टक इन द स्प्लीन। बट इन विच पार्ट? रेड पल्प और वाइट पल्प? रेड पल्प, ठीक है। कार्ड ऑफ बिल्लात या साइनोसाइड? कार्ड ऑफ बिल्लात, वो साइनोसाइड में चले अंदर नहीं जा सकते। तो कार्ड ऑफ बिल्लात इज द डिस्ट्रक्शन साइट फॉर आरबीसी। स्टक इन द कॉर्ड्स ऑफ बिलरात। अब जब ये कार्ड ऑफ बिल्लात में ये आरबीसी स्टक हो जाए तो फिर इसके साथ क्या होता है? डिस्ट्रक्शन कौन कराता है? मैक्रोपेजेस। तो फिर इसके बाद ईटन बाय मैक्रोपेजेस। अब इसको कहते हैं पेगोसाइटोसिस। अच्छा, इसकी ब्रेक डाउन से फिर क्या बनते हैं? ये आरबीसी है, आरबीसी। तो आरबीसी में क्या है? इसमें तो एक इसकी मेम्ब्रेन है, एक तो इसकी क्या है? मेम्ब्रेन। दूसरा इसमें प्रोटीन है। आरबीसी में क्या है? प्रोटीन। न्यूक्लियस तो इसमें नहीं है ना, इसमें प्रोटीन है, मेम्ब्रेन है और हीमोग्लोबिन। अब मेम्ब्रेन किस चीज से बनते हैं? मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन। 50% प्रोटीन, 47% मेम्ब्रेन। किस चीज से बनते हैं? लिपिड से, और 3% कार्बोहाइड्रेट। तो अब ये फिर मेम्ब्रेन बना है किस चीज से? प्रोटीन से और लिपिड से। ये प्रोटीन फिर इसकी जब डिग्रेडेशन हो जाए, इसकी कैटाबॉलिज्म, तो इसकी वजह से बनते हैं क्या? अमाइनो एसिड। और लिपिड की मेटाबॉलिज्म कि से क्या बनते हैं? कैटाबॉलिज्म। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो इससे बनते हैं प्री फैटी एसिड। सिंपल है। प्रोटीन से क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड। हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या क्या है? हीम है और दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो ग्लोबिन से क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड। अब ये तो अमाइनो एसिड है तो ये बॉडी यूज कर देते हैं, फैटी एसिड भी यूज कर देते हैं। हीम में क्या है? हीम पे एक एंजाइम काम कर देती है, इसका नाम है
हीम ऑक्सीजिनेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? हीम ऑक्सीजिनेज। तो फिर हीम कन्वर्ट कर देता है हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम किस चीज में? इनटू आयरन और इसके साथ साथ आयरन के साथ क्या होती है? पोरपायरिन। ये बिलिरुबिन में, बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन पे एक एंजाइम काम कर देती है जिसका नाम क्या है? बिलिरुबिन रिडक्टेज। बिलिरुबिन रिडक्टेज। और ये फिर कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? बिलिरुबिन में। अच्छा, आयरन के साथ क्या होती है? आयरन एपोप्रोटीन से कंबाइन होते हैं, तो आयरन प्लस एपोप्रोटीन तो क्या बनाते हैं? इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पेरिटीन। लेट्स सपोज पेरिटीन इज शोन बाय स्टार। तो अब मेनी पेरिटीन कंबाइन होके क्या बनाता है? हेमोसिड्रिन। और इस प्रोसेस या हीमोसिड्रोसिस। तो हीमोसिड्रिन, अगर हीमोसिड्रिन की मिकदार ज्यादा हो जाए और वो टिश्यू को डैमेज करे तो फिर हीमोक्रोमाटोसिस। अब ये हीमोसिड्रोसिस है। अगर इसकी मिकदार इतना ज्यादा हो जाए कि टिश्यू भी डैमेज करे तो फिर हीमोक्रोमाटोसिस। तो ये नॉर्मल। अब इससे क्या बनते हैं? बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन नॉर्मली 0.2 से 0.3 ग्राम पर डे प्रोड्यूस होते हैं। पर डे कितने ही प्रोड्यूस होते हैं? अब ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मतलब हर रोज आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है हर रोज, और इसकी डिस्ट्रक्शन से ये कहाँ पे होती है? आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में, इसकी मेचुरेशन बोन मैरो में होती है, फिर सर्कुलेशन में आते हैं। अब जो आरबीसी जिसकी 120 डेज पूरा है, एवरेज लाइफ इसकी 120 डेज है, तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी लॉस होगी, जिसकी वजह से स्टक एंड द कार्ड ऑफ बिल्लात। और इसके बाद कार्ड ऑफ बिल्लात में क्या है? मैक्रोपेजेस है, तो वो इंगल्प करेंगे उसकी पेगोसाइटोसिस। अब तो फिर आरबीसी की ब्रेकडाउन से क्या बनते हैं? आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड है, तो इसकी वजह से अमाइनो एसिड फैटी एसिड बनेगी, और अमाइनो एसिड तो फिर यूज करते हैं बॉडी हीम, और हीम पे हीमो ऑक्सीजनेस काम कराता है, तो इससे बनते हैं आयरन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन इज ग्रीनिश कलर। तो फिर बिलीवर्डिन से क्या बनते हैं? बिलिरुबिन रिडक्टेज एंजाइम जब इस पे काम करे तो बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन की नॉर्मल जो प्रोडक्शन है पर डे वो 0.2 से 0.3 ग्राम है। अब आयरन के साथ एपोप्रोटीन कंबाइन होता है और इन द फॉर्म ऑफ पेरिटीन स्टोर होते हैं। तो पेरिटीन, मेनी पेरिटीन कंबाइन होके हीमोसिड्रिन बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड हीमोसिड्रोसिस। अब अगर हीमोसिड्रोसिस, ये पेरिटीन इतने ज्यादा हो जाए कि वो टिश्यू को डैमेज करे तो फिर हीमोक्रोमाटोसिस। इसको गौर से देखे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉन्डिस हमारे पास दो टाइप की है। कितने? जॉन्डिस ज्यादा टाइप है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जॉन्डिस मेनली या तो होगी हिमोलिसिस की वजह से, हिमोलिटिक जॉन्डिस, और इट में बी
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब देखो इसको गौर से देखें, ये स्प्लीन है और स्प्लीन में जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इससे क्या बनते हैं? बिली रूबिन। ये स्प्लीन है। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से बिलिरुबिन बनते हैं। बिलिरुबिन फिर इसकी फ्लो कहाँ पे होती है? ये आते हैं बिलिरुबिन ब्लड वेसल में, सर्कुलेशन में। ये क्या है? सर्कुलेशन। तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, गेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। फिर इसकी कंजुगेशन के लिए ये कहाँ पे जाते हैं? लीवर में। तो अब ये है लीवर, ये क्या है? लीवर। तो फिर ये बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, इस तरह हम UCB लिखेंगे, ठीक है। फिर ये जाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा, तो फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सी सेल है? हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट इसमें एंजाइम है, वो कन्वर्ट कर देता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कंजुगेटेड बिलिरुबिन। और वो एंजाइम कौन सी है? GT। GT एंजाइम, GT का मतलब है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। सिंपल है। अब इसके बाद पहले जब हमने हेपेटोसाइट की स्ट्रक्चर ड्रा किया था तो वो इस तरह था कि इसके मेम्ब्रेन एक साइड पे इस तरह अंदर होते हैं, इस तरह, और इनके बीच में ये जो गैप है, ये ग्रूव है, इसका नाम क्या है? बिलियरी कैनालिकुलाई। तो फिर जब बाइल यहाँ पे बनते हैं तो कहाँ पे आते हैं? बिलियरी कैनालिकुलाई। मतलब बाइल और बिलिरुबिन सेम है। बाइल किस चीज से बना है? इसमें फास्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, IgA एंटीबॉडीज है, बाइल साल्ट है और बिलिरुबिन है। तो बिलिरुबिन भी कहाँ पे आते हैं? बाइल कैनालिकुलाई, और इसके बाद कैनाल ऑफ हरिंग, और इस तरह इसकी फ्लो होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये मिसाल के तौर पर ये बाइल कैनालिकुलाई और इसके बाद कैनाल ऑफ हरिंग, तो इसके साथ इस तरह एक डक्ट है और ये डक्ट नीचे आ गई है, और फिर इसके साथ दो रास्ते हैं, या तो गॉल ब्लैडर में और या कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होगी। अब जॉन्डिस हमारे पास कहाँ कहाँ से होती है? देखो, अगर बिलिरुबिन की डिस्ट्रक्शन, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाए, आरबीसी की ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो तो ज्यादा बिलिरुबिन बनेगी। तो एक वजह तो इसकी ये है कि ज्यादा आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो, तो एक, अगर ये हेपेटोसाइट सेल में इस तरह इसकी अपटेक नहीं होती तो एम्पियर अपटेक ऑफ द हेपेटोसाइट, तो फिर इसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकते हैं। तो फिर ये बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस आएगी कहाँ पे? ब्लड सर्कुलेशन में। अगर इसकी अपटेक हेपेटोसाइट ये नहीं ले सकते तो फिर वापस आएगी। तीसरा, अगर इस एंजाइम में मसला है, इस एंजाइम में मसला है, तो फिर भी जॉन्डिस होगी। अगर ये डिस्ट्रक्शन, इसमें कोई नेरोवेंस है या जो भी प्रॉब्लम है बाइल कैनालिकुलाई में, ये हेपेटोसाइट है, हेपेटाइटिस में क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से बाइल कैनालिकुलाई नैरो हो सकते हैं, इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस या जो भी कास हो और जिसकी वजह से ये स्टॉप ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये लीवर के अंदर है तो इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये 4 नंबर। और या बाहर यहाँ पे स्टोन है मिसाल के तौर पर, तो फिर बाइल की फ्लू होगी, नहीं होगी तो वापस, और इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस।
तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो फर्स्ट नंबर जो है तो वो किस चीज की वजह से होती है? एक्सेसिव हेमालिसिस। हाँ, हेमालिसिस। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बिलिरुबिन बनेगी। और ये बिलिरुबिन कंजुगेटेड है या अनकंजुगेटेड? अनकंजुगेटेड, तो इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब देखो, अगर मसला अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन में फ़र्क ये है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज लिपिड सॉल्युबल, कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल। तो अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन कैन इजीली बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इन द चिल्ड्रन। उसमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर है तो उसकी मेचुरेशन नहीं होती, वो इमेच्योर होती है, तो उसकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं कर्नेक्टरिस। तो कर्नेक्टरिस इज बिकॉज ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन? अनकंजुगेटेड। अगर ये पॉइंट जो है इससे मसला आगे की तरफ है तो फिर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल इंक्रीज होगी, सिंपल है। और इसके बाद प्रॉब्लम हो तो फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगी। अगर मसला यहाँ पे है कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, गॉलस्टोन है, तो उसकी वजह से कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगी या अनकंजुगेटेड? कंजुगेटेड। दोनों हो सकते हैं, कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरा, इसमें अगर इम्पियर्ड हेपेटिक अपटेक of unconjugated bilirubin देखो, इसको कुछ ड्रग हमारे पास इस तरह है, ये बिलिरुबिन एंटर होते हैं हेपेटोसाइट में, तो वो ड्रग इसके साथ कंपटीशन कर देते हैं, कंपिटिटिव, और इसकी वजह से इसकी ट्रांसपोर्ट को रोक देती है बिलिरुबिन की इनटू द हेपेटोसाइट, और फिर तो ये वापस सर्कुलेशन में आएगी। हाँ, जो हमने रिपम्पिसिन ड्रग है, तो रिपम्पिसिन में ऑरेंज सिक्रीशन होती है, रेड ऑरेंज सिक्रीशन, हाँ, आर पार, तो इसके लिए जितने भी वो साइड इफेक्ट है तो वो आर से रैंप अप डीएनए और रैंप अप साइटोक्रोम एक्टिविटी इस तरह। तो इसकी वजह से वो कौन सी ड्रग है जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ड्रग्स, इसमें लिख ले कि कौन सी ड्रग है जो हेपेटिक अपटेक को इम्पेयर कर देते हैं, तो वो है रिपम्पिसिन और इसके साथ साथ प्रोबेनेसिड। ये क्या कराता है? compete with bilirubin transport
ट्रांसपोर्ट इनटू हेपेटोसाइट। ठीक है, तो इसकी वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो सकते हैं और इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है। तीसरा नंबर, अगर मसला कहाँ पे है, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, तो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज में अगर मसला हो तो कौन कौन सी कंडीशन इसकी वजह से हो सकते हैं, कौन सी सिंड्रोम है, आपने तो नाम सुना हो। ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की वजह अगर एब्सेंट है, एक है क्रेगलर नजार सिंड्रोम और दूसरा गिलबर्ट सिंड्रोम। अब देखो, ये अगर माइल्ड डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है तो वो माइल्ड गिलबर्ट सिंड्रोम है। ये ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, अच्छा पहले ये पॉइंट लिख ले कि ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसके लिए कितने जीन्स है, 2 जीन्स, और ये 2 जीन, 1 पार फ्रॉम मदर तो मैटरनल एंड 1 फ्रॉम फादर पैटर्नल। अब अगर इन जीन में मसला हो तो या तो ये ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कंप्लीटली एब्सेंट होगी या इसमें मसला होगी कि वो फंक्शन सही नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा वो अपनी जगह पे होगी, ये रिमूव करता हूं। ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेट कर देता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और इसके लिए 2 जीन्स है, एक फ्रॉम फादर है एक फ्रॉम मदर। अब ये हमारे पास अगर ये एंजाइम माइल्ड डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इट इज माइल्ड फॉर्म, तो माइल्ड फॉर्म को गिलबर्ट सिंड्रोम, इसको कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो वो इट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, दूसरी बात ये क्या है, जेनेटिक कंडीशन है, मसला जेनेटिक है, जेनेटिक कंडीशन। तीसरी बात इसमें ये है कि नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर गिलबर्ट सिंड्रोम, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, और ये 2 to 7% पॉपुलेशन में नॉर्मली होता है। गिलबर्ट सिंड्रोम 2 to 7% पॉपुलेशन में होता है, 2 to 7% ऑफ पॉपुलेशन। अब सिम्टोमेटिक ये तब होता है जब स्ट्रेस हो, फास्टिंग हो, डिहाइड्रेशन हो, एक्सेसिव विगोरस एक्सरसाइज हो, तो इसकी वजह से माइल्ड जॉन्डिस इसमें हो सकती है। ठीक है, ये माइल्ड जॉन्डिस क्यों होगी कि वहाँ पे ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्सप्रेशन कम है इस कंडीशन में। तो कौन सी कंडीशन में माइल्ड जॉन्डिस ड्यूरिंग फास्टिंग, stress, vigorous exercise, तो फास्टिंग, स्ट्रेस, विगोरस एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन,
इसमें ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है तो ये पहले से माइल्ड डिफिशियंसी है, इसकी एक्सप्रेशन जब कम हो तो इसकी वजह से फिर माइल्ड सिम्टम होगी। तो इसमें लिख लिया ड्यू टू लो एक्सप्रेशन ऑफ जीटी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। सिंपल है। तो ये इसको कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। तो कितने हो गए? एक बिलिरुबिन फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया ड्रग की वजह से, तीसरा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज में मसला है, तीसरा जो है अच्छा दूसरा अगर एक होता है क्रेगलर नजार सिंड्रोम, ये एक नहीं है, दो है, टाइप 1 है और टाइप 2 है। तो इसमें लिख ले टाइप 1। और क्रेगलर नजार सिंड्रोम, और ये टाइप 2। अब ये पहले जो गिलबर्ट सिंड्रोम था दैट इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ द क्रेगलर नजार सिंड्रोम। ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम अगर माइल्डली डेफिशिएंट है तो गिलबर्ट सिंड्रोम। सिंपल है। अगर ये कंप्लीटली एब्सेंट है, डिक्रीज एक्टिविटी, सवियर डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, तो फिर क्रेगलर नजार सिंड्रोम टाइप 1। तो इसमें लिख ले सवियर डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। और ये जो है तो इसमें लिख ले मॉडरेट डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। सिंपल है। अब पहले जो था तो वो नॉर्मली सरवाइव कर सकता है। ये ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, अगर ये ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज कंप्लीटली एब्सेंट हो तो फिर ये कंजुगेशन ऑफ द बिलिरुबिन होगी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगी। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन पेटस में कर्नेक्टरेस करा सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, और इसकी वजह से डेथ। बेसल गिंग्लिया न्यूक्लियस इसमें डैमेज होगी तो डेथ होगी। तो क्रेगलर नजार टाइप 1 में ये इसमें इंट्रा यूटराइन डेथ, मोस्टली इंट्रा यूट्रस में ही पेटस की डेथ होती है, इंट्रा यूटराइन डेथ। और इसमें तो मॉडरेट टाइप मसला है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट। सिंपल है। अच्छा, बिलिरुबिन के लिए जब जंडिस हो तो जंडिस के लिए पुटू थेरापी कराते हैं। पुटू थेरापी ये बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं पुटू आइसोमर में, और पुटू आइसोमर कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो बिलिरुबिन जंडिस के लिए पुटू थेरापी कराते हैं, वो बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? पुटू आइसोमर में, फिर वो एक्सक्रीट हो सकते हैं बॉडी से। लेकिन पहले आपको कास्ट का पता हो कि ये हेमालिसिस की वजह से है, ड्रग की वजह से है, या ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से है। अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट। अगर मसला है बाइल किनलिकुलाई में, तो बाइल किनलिकुलाई में अगर मसला ये कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड है तो फिर इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रूटर सिंड्रोम, डुबिन-जॉनसन सिंड्रोम। और इसकी अगर मसला डुबिन-जॉनसन सिंड्रोम सवियर केस है या रूटर सिंड्रोम? डुबिन-जॉनसन।
और जिस तरह क्लिग्रेन नजार सवियर पाम है, लेकिन ये मसला ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से है। तो सवियर पाम ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की क्लिग्रेन नजार है और माइल्ड पाम गिलबर्ट है। और इसकी डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, और डुबिन जॉनसन सिंड्रोम कंडीशन में लीवर किस तरह होगी? ब्लैक, लीवर विल बी ब्लैक। अच्छा, तीसरा नंबर लिख ले, एंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बाइल कैनालिकुलाई, इम्पेयर्ड बाइल फ्लो इन बाइल कैनालिकुलाई, इम्पेयर बाइल कैनाकुलाई। दूसरा, ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, ऑल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस की वजह से ये बाइल कैनालिकुलाई क्या हो सकते हैं? नैरो। अच्छा, तीसरा, बिलियरी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। सिरोसिस में फाइब्रस टिश्यू बनते हैं, तो इसकी वजह से ये बाइल ट्री जो है कैनालिकुलाई वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, और इसकी वजह से दो कंडीशन है, एक है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और दूसरा रूटर सिंड्रोम। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और दूसरा रूटर सिंड्रोम। ये सवियर पाम है और ये माइल्ड पाम। इसमें लीवर ब्लैक होती है, लीवर बिकम ब्लैक। ठीक है। अच्छा, ये तो इंट्राहेपेटिक का ऑब्स्ट्रक्शन था। तो इंट्राहेपेटिक दूसरा है, लास्ट जो है वो है एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। एक फोर्थ नंबर एक्स्ट्रा ठीक है, 4 5 एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है हेपेटिक लीवर से के बाहर मसला हो तो फिर इसको एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की काजेस कौन कौन सी हो सकते हैं? गाल स्टोन, दूसरा यस हेड ऑफ पेंक्रियास में अगर कैंसर हो, तीसरा कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की वजह से होगी? एक तो गाल स्टोन की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, बिलियरी इट्रीजिया अगर कंजेनिटल वो सही न बने तो इसकी वजह से, और एक वार्म है, इसका नाम क्या है जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक गाल स्टोन, दूसरा हेड ऑफ पेंक्रियास कैंसर, तो इसकी वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं। तीसरा एट्रीजिया, बिलियरी एट्रीजिया, बिलियरी एट्रीजिया। और तीसरा फोर्थ नंबर जो है तो वो क्या है? बिलियरी स्ट्रक्चर। और फिफ्थ नंबर क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड जीआईटी में होता है, और जीआईटी में जब ये होता है तो ये जो
नेविगेट देयर टिप्स, और अपने टिप्स को किधर नेविगेट कर देता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी में, और फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडी उस पर ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, उस पर टाइट होते हैं, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, और इसकी वजह से जॉन्डिस होगी। अब ये इसको हम कह सकते हैं कोलिस्टेसिस, कोलिस्टेसिस। अच्छा, तो इसमें लिख ले, ये बाकी तो आसान है। गालस्टोन हेडा पेंक्रियास की वजह से बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। बिलियरी इट्रीजिया का मतलब है कि कॉमन बाइल डक्ट को सही न बने, अगर ये कॉमन बाइल डक्ट है और इस तरह बने तो फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तीसरा, अगर इसमें स्ट्रक्चर हो, ये कॉमन बाइल डक्ट है और इसमें इस तरह स्ट्रक्चर है, फाइब्रस टिश्यू इस तरह है, तो स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकते हैं। और स्केरस लुम्ब्रिकाइड, अच्छा, स्केरस लुम्ब्रिकाइड में लिख ले, स्केरस, ये सब को Scarus lumbricide. What is Scarus lumbricide? It is worm, और जब ये बॉडी में आता है तो ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये प्रेजेंट एंड GIT, नॉट नॉर्मली इज द प्लोरा, जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं। ये स्केरस लुम्ब्रिकाइड मतलब ये नहीं है कि हर बंदे में इसके GIT में होते हैं, लेकिन जब स्केरस लुम्ब्रिकाइड आ जाए तो ये इंटेस्टाइन में आते हैं। तो फिर प्रेजेंट एंड द GIT, और इसकी बाद ये नेविगेट कर देता है, क्या नेविगेट्स एट स्टेप into sphincter of ओडी, और फिर इसके बाद स्फिंक्टर ऑफ ओडी इस पे टाइट होते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी टाइट ऑन इट, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CBD, और इसकी वजह से क्या, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और इसकी वजह से जॉन्डिस। सिंपल है ये ड्यूडिनम है, और इसमें ये क्या है, CBD। तो ये जो वार्म है इस तरह, यार मैं तो एक्सट्रैक्शन, तो ये अपने ये टिप्स को इस तरह इसमें एंटर कर देते हैं, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी इस पे टाइट होते हैं, तो इसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, और इसकी वजह से फिर क्या होगी, जॉन्डिस। अच्छा, अब इसकी डायग्नोस हम किस तरह करेंगे कि ये हिमालयसिस की वजह से है। इसमें कोई क्वेश्चन है, जॉन्डिस हमारे पास RBC की ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से होगी, एक बात। दूसरा, हेपेटिक इनटेक, अगर हेपेटोसाइट ये नहीं ले सकते तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वापस सर्कुलेशन में आएगी, दूसरा। तीसरा, अगर ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम में मसला है तो फिर इसकी वजह से दो कंडीशन हो सकते हैं, क्रेगलर नजार सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट इज माइल्ड फॉर्म, क्रेगलर नजार सेवियर फॉर्म। अगर बाइल कैनिकुलाई या इंट्राहेपेटिक जो भी है, तो इसमें अगर मसला है इंट्राहेपेटिक, तो इसकी वजह से फिर दो कंडीशन हो सकते हैं, कौन कौन सी, डुबिन जॉनसन और रूटर सिंड्रोम। डुबिन जॉनसन एज द सेवियर फॉर्म और रूटर सिंड्रोम माइल्ड फॉर्म। इसके बाद एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये उसकी काजेस क्या है,
गॉलस्टोन है, स्ट्रक्चर है, एट्रीजिया है, हेड ऑफ पेंक्रियास में अगर कैंसर हो, और इसके साथ साथ स्केरस लुम्ब्रिकाइड। अच्छा, ये बनते हैं बिलिरुबिन, बिलिरुबिन पर कन्वर्ट होते हैं यूरोबिलिनोजिन में, यूरोबिलिनोजिन में ये कन्वर्ट कर देते हैं जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में, बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में है तो वो यूरोबिलिनोजिन में ये कन्वर्ट कर देता है, फिर यूरोबिलिनोजिन ऑक्सीडाइज होके स्टार्कोबिलिन, उससे बनते हैं स्टार्कोबिलिन, एंड स्टार्कोबिलिन इज एक्सक्रीटेड इन द स्टूल, एंड द येलोइश कलर ऑफ द स्टूल इज बिकॉज ऑफ स्टार्कोबिलिन। और कुछ हमारे पास यूरोबिलिन में कन्वर्ट होते हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं इन द यूरिन। ठीक है। अच्छा, तो डायग्नोसिस हम इसकी किस तरह करेंगे? डायग्नोसिस पहले अगर हेमालिसिस की वजह से है तो हेमालिसिस में हम क्या चेक करेंगे? ब्लड, आरबीसी। तो हेमालिसिस इन्वेस्टिगेशन अगर हम चेक करें क्या? आरबीसी, तो आरबीसी एक्सेसिव हेमालिसिस में आरबीसी ज्यादा होगी या कम? कम। तो ये क्या होगी? कम। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी कम, हीमोग्लोबिन कम। टोटल बिलिरुबिन कम या ज्यादा? ज्यादा। अच्छा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, हाँ, कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्यों? बस जो बताया उस किस तरह? कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा या कम या नॉर्मल? एक बात बताओ, ज्यादा क्यों होगी? लीवर काम नहीं करता? हाँ, तो ज्यादा क्यों होगा? मैं एक बात बताओ, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मली एज फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल बिलिरुबिन के यहाँ पे आते हैं और इसके पास 10 ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो 10 ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज ये कंजुगेट कर सकता है। अब अगर मैं बिलिरुबिन को ज्यादा करूं और कितने करूं? 20, तो अब कितने कंजुगेट होगी? उतने, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल होगी। कंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर क्या होगी? नॉर्मल। तो ये अगर इस तरह सिचुएशन है, दैट इज द एविडेंस ऑफ एक्सेसिव हेमालिसिस के जॉन्डिस किस चीज की वजह से है? इट शोज दैट जॉन्डिस is because of excessive hemolysis। अच्छा, एक बात इसमें और याद करें, अगर मसला ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम भी ठीक है, बाइल कैनिकुलाई सिस्टम भी ठीक है, लेकिन मसला कहाँ पे है? ये अगर जेनेटिक मसला इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हेपेटोसाइट लीवर में मसला है, हेपेटोसाइट में कोई मसला है, नॉन इन्फेक्शियस हेपेटोसाइट है जो भी है, तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं जॉन्डिस। वो ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज भी कम बनाएगी, ठीक है, वो जेनेटिक मसला तो नहीं है, मसला लीवर की अपनी है। अच्छा, अगर फिर हम किस तरह, ये तो इन्वेस्टिगेशन है, अगर इस तरह सिचुएशन है, टोटल बिलिरुबिन ज्यादा, अनकंजुगेटेड ज्यादा, कंजुगेटेड कम, एक्सेसिव हेमालिसिस। लीवर डैमेज हो तो उसके लिए कौन सी ट्यूब मार्कर है? AST और दूसरा ALT,
aspartate transaminase, alanine transaminase. अब देखो which one is specific for liver? ALT, L पर liver और AST not specific. तो ये दोनों एंजाइम अगर हम चेक करें और ये ज़्यादा हो इंक्रीज हो तो इट शो लीवर इंजरी. तो मसला कहाँ पे है? लीवर इंजरी. अब ये मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है? इसमें लिख ले ALT मोस्ट स्पेसिफिक फॉर लीवर. हम चेक करेंगे इसके बाद ALP सीरम ALP. अब ब्लड, ये हम ब्लड में चेक करते हैं या सीरम में? सीरम. तो सीरम और प्लाज्मा में क्या फर्क है? हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर जब हो तो वो टेस्ट ट्यूब में क्लॉट होगी तो इसमें हम चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए इससे सीरम बनाते हैं. क्लॉटिंग फैक्टर इससे रिमूव कर देते हैं तो फिर उसको सीरम कहते हैं. अब अल्कलाइन फास्फेटेस एंजाइम अगर ज़्यादा हो, ये अल्कलाइन फास्फेटेस एंजाइम पहले तो ये है कहाँ पे? तो ये हमारे पास होगी जो बाइल कैनिलिकुलाई है, बाइल कैनिलिकुलाई. तो यहाँ पे ALP, ये क्या है? ALP इसके वॉल पे अटैच है. ये क्या है? ALP. जो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन तो उसकी वजह से ये ALP से रिलीज होगी और ALP सर्कुलेशन में आएगी. तो ALP कहाँ पे है? ऑन द वॉल ऑफ बिलियरी बाइल कैनिलिकुलाई. तो बाइल कैनिलिकुलाई के जो ये ALP है अटैच्ड ऑन बाइल कैनिलिकुलाई ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन ALP detached and come to the circulation. तो जब ये सर्कुलेशन में आ जाए तो सर्कुलेशन में इसकी मकदार ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि मसला ऑब्स्ट्रक्शन है या ऑब्स्ट्रक्टिव मसला है, जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है. तो इट शो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. अब देखो ALP नॉट स्पेसिफिक, ALP इज नॉट स्पेसिफिक. ALP कौन कौन सी मसलों में ज़्यादा हो सकते हैं? तो पिक बी, ये इंटेस्टाइन में, किडनी में और बोन में और प्लेसेंटा में. प्लेसेंटा में मसला हो तो ALP इंक्रीज होगी एक बात. इंटेस्टाइन में मसला हो तो ALP इंक्रीज होगी. किडनी में मसला हो तो ALP इंक्रीज होगी. बोन में मसला हो तो ALP इंक्रीज होगी. ALP इंक्रीज हो जब भी या मसला लीवर में होगी, लीवर भी लिख ले, लीवर में मसला होगी, बोन में मसला होगी, किडनी में होगी, इंटेस्टाइन में होगी या प्लेसेंटा में होगी. अच्छा, तीसरा हम चेक कर देते हैं गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज. गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज. अगर हम ये चेक करें गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज को GGT सिंपली कहते हैं. ये इंक्रीज होता है अल्कोहलिक पर्सन में, जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं. अगर बाकी एंजाइम ठीक है, नॉर्मल है, सिर्फ GGT इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि ही शी ड्रिंक अल्कोहल. तो इट इंक्रीज
it increase with alcohol intake। अगर बाकी एंजाइम भी सीरम ALP भी इंक्रीज है, GGT भी इंक्रीज है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि यू ड्रिंक और नॉट, तो लेकिन ये इंक्रीज होता है अल्कोहल के साथ। इसमें हम चेक कर देते हैं 5 न्यूक्लियोटाइडेज इस तरह है, 5 न्यूक्लियोटाइडेज है एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज है, ये हम चेक करते हैं और ये ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में और कोलिस्टेसिस में ये ज़्यादा होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में एंड कोलिस्टेसिस। ठीक, अच्छा तो आप मुझे बताएं AST और ALT के लेवल अगर इंक्रीज हो तो इट शो लिवर इंजरी, लिवर डैमेज या लिवर डैमेज। अच्छा, अगर ALP इंक्रीज हो, GGT इंक्रीज हो और इसके साथ साथ 5 न्यूक्लियोटाइडेज इंक्रीज हो तो इट शो obstruction of biliary trees। सिंपल है। अब which enzyme only increase in alcoholic patient? GGT। सिंपल है। बाकी एंजाइम अगर इसके साथ ALP है और ये है तो फिर वो मसला ऑब्स्ट्रक्शन बिलियरी ट्रीज में मसला होगी, AST ALT इंक्रीज है तो वो लीवर में मसला होगी। अब ALP इंक्रीज तो फिर ALP इंक्रीज हो तो मसला कहाँ पे होगी? ज़्यादातर ये ऑब्स्ट्रक्शन बिलियरी ट्री कॉमन बाइल डक्ट, तो कॉमन बाइल डक्ट में मसला होगी या बिलियरी ट्रीज में, और इसके साथ साथ बोन में, इंटेस्टाइन में, प्लेसेंटा में और किडनी में। सिंपल है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो